गुड इवनिंग बच्चों। कॉमर्स जंक्शन की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा अव्यय, जो आपके 12th क्लास में एक टॉपिक है पद परिचय, उसके अंतर्गत भी काम आता है। वैसे तो जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं ये हमारे 12th में सभी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अव्यय, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आप अच्छे से उसको समझें और देखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अव्यय होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई अव्यय होता क्या है, अव्यय का मतलब होता क्या है। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए आप, अव्यय, मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा अव्यय। तो ये देखिए आप, यहाँ पर इसका जब हम विभाजन करते हैं, शाब्दिक विभाजन करेंगे, तो ये बन जाता है हमारा अ प्लस व्यय। अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो किसी प्रकार से खर्च न हो, व्यय न हो, ठीक है। अब ये तो हमें एक सामान्य रूप से इसका अर्थ निकाला है। यदि हम व्याकरण के दृष्टिकोण से इसका अर्थ निकालते हैं तो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। यानी कि व्यय से मतलब है परिवर्तन नहीं होना। व्यय से मतलब यहाँ पर परिवर्तन नहीं होना, ठीक है। तो देखो, न तो लिंग का कोई फर्क पड़ता है इस पर, न वचन का, न पुरुष का, न कारक का, न ही काल का। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था विकारी शब्द, विकारी और अविकारी, ये दो शब्द हमने पढ़े थे, जिसमें से हमने विकारी तो कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। अविकारी हमारा आज चल रहा है, यानी जो अव्यय होता है उसको हम अविकारी कहते हैं। अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी, ठीक है। और इसमें लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यानी अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं और इन शब्दों को अविकारी शब्द हम कहेंगे। अब अव्यय शब्द होते कौन कौन से, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ शब्द आपके सामने दे रखे हैं, जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहां, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि और क्योंकि। ये जो भी हमको सेंटेंस में ऐसे शब्द मिलते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि भाई ये क्या है, ठीक है। ये ग्रामर का कौन सा रूप है, ग्रामर का कौन से टॉपिक से ये लिया है। तो वो ग्रामर का टॉपिक यहाँ पर अव्यय है। अर्थात जब भी हमको वाक्य में ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो अव्यय होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आज के बाद आपको अच्छे से इस चीज को। अब बात करते हैं कि भाई अव्यय के भेद। तो देखो अव्यय के यदि अर्थ के आधार पर भेद माने जाए तो चार ही होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन निपात अव्यय को भी एक अलग से हम मानते हैं। तो टोटल मिला के पांच भी ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। और यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो अव्यय के चार प्रकार ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। भाई क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का हमें पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का हमें पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं। ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये सभी क्रिया विशेषण है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्रिया, जो वाक्य के अंदर क्रिया होती है, जो वाक्य के अंदर क्रिया होती है उसकी विशेषता जो बतलाता है ना शब्द, वो होता है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, ठीक है। ध्यान रखना, हम पढ़ चुके हैं कि भाई वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया का योग होता है। कर्ता, कर्म और क्रिया का योग होता है। और क्रिया की विशेषता, हमने संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पढ़ी थी, वो विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो शब्द हमारा क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, आप देखें यहाँ पर कि वह यहाँ से चला गया, वह यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर इस क्रिया की, चले गए क्रिया की यहाँ
इस शब्द के द्वारा, इस क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के द्वारा इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पर तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण अव्यय का है, ठीक है। अब पढ़ना बंद करो, यहाँ पर जो अब है ये यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, ये जो धीरे धीरे जो यहाँ पर शब्द है ये हमारा क्रिया विशेषण का है। वे लोग रात को पहुंचे, यहाँ पर ये जो रात यहाँ पर जो शब्द दे रखा है ये क्रिया विशेषण है। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, ये प्रतिदिन जो शब्द है यहाँ पर ये हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद देखो वह यहाँ आता है, यहाँ पर यहाँ है, ठीक है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, यहाँ पर प्रतिदिन है। सुमन सुंदर लिखती है, सुमन सुंदर लिखती है, तो देखो यहाँ पर जो सुंदर है इसके लिए बात की गई है। उसके बाद मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो यहाँ पर ये बहुत की चर्चा यहाँ पर की गई, यानी बहुत क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार के जो क्रिया विशेषण अव्यय के एग्जाम्पल होते हैं वो इस टाइप के होंगे। हमें उसमें से पहचान करनी आनी चाहिए कि क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन सा है। इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने टाइप होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी प्रकार हैं, भेद हैं, 4 हैं। यो अर्थ के आधार पर देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखो कालवाचक, काल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। काल का मतलब होता है समय, ठीक है, यानी कि वो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द जो हमें समय का पता चलाते हैं, जिनसे हमें समय का पता चलता है, यानी समय का बोध होता है। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार का होने का पता चले वो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। जैसे आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, पहले, सदा और लगातार। अब ये जितने भी हमारे सामने शब्द दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सारे हमारे सामने हैं, ये सभी समय का पता हमको करा रहे हैं, यानी इन सभी से समय का पता चल रहा है, ठीक है। जिसके कारण से ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी ये ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं जिनसे क्रिया के टाइम का पता चल रहा है, समय का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा सेकंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब भाई ये क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, तो देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले उन्हें हम क्रिया विशेषण यानी स्थान क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर स्थान की बात करेंगे हम सिर्फ, जैसे जहां पर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, जहां, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, ये जितने भी यहाँ पर जो शब्द आए हुए हैं ये सभी शब्द हमको केवल और केवल सिर्फ स्थान, एक स्थान का पता बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन सभी से हमें स्थान का पता चल रहा है। स्थान से मतलब ये नहीं कि किसी हम जगह का नाम, जैसे किसी सिटी का नाम लिख दे, ठीक है, किसी स्टेट का नाम लिख दे, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं, हमको एग्जाम्पल में ये सभी मिलते हैं। देखिए मैं कहाँ जाऊं, यहाँ पर कहाँ, देखिए ये जो कहाँ है ये सीधा और सीधा किसके बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है। तारा कहाँ, एवं किधर गई, एवं से मतलब यहाँ पर एवं से ध्यान रखना, तारा कहाँ एवं किधर गई, तो यहाँ पर जो कहाँ है और किधर है ये दोनों ही स्थान क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। सुनील नीचे बैठा है, देखो स्थान है नीचे, इधर उधर मत देखो, इधर उधर यहाँ पर क्या है, ये हमारे स्थानवाचक शब्द हैं। वह आगे चला गया, ये जो आगे है ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे
अगले प्रकार की ओर। और वो तीसरा प्रकार हमारा यहाँ पर है परिमाणवाचक। कल विशेषण में मैंने आपको बताया था कि परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप, तोल। ठीक है, मात्रा, नाप, तोल की जब जहां पर बात की जाती है तो वो होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए इसके बारे में, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिणाम का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जिन अव्यय शब्दों से नाप तोल का पता चलता है उसे भी हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहेंगे। ठीक है, दोनों परिभाषाएं सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, शब्दों का ही फर्क है बस। लेकिन अगर हम इसकी बारीकी से समझें तो सीधी सीधी मात्रा, नाप, तोल की चर्चा की जानी होगी यहाँ पर। तो देखो, जहां पर अब शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन सी शब्दावली का कौन कौन से शब्दों का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जहां पर थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, न्यून, न्यून, बूंद बूंद, स्वैल, केवल, प्राय, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं ये सभी मात्रा, नाप, तोल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इनसे हमें उनका ही पता चलता है, जिसके कारण से ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंस दे रखे हैं कुछ, तो देख लेते हैं उनको एक बार। फर्स्ट जो सेंटेंस है कि मैं बहुत घबरा रहा हूँ, वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। ठीक है, ये जो बहुत शब्द है, ये जो अतिशय शब्द है, उतना बोलो जितना जरूरी हो। ठीक है, जितना, उतना। रमेश खूब पढ़ता है, खूब। तेज गाड़ी चल रही है। ठीक है, तेज। सविता बहुत बोलती है, बहुत। कम खाओ, कम। ये जितने भी अब जो शब्द जो मैंने यहाँ पर सर्किल किए हैं, तो सभी शब्द हमारे परिमाण का पता करा रहे हैं। ठीक है, परिमाण का बोध करा रहे हैं, जिसके कारण से ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। इसके बाद देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर 4। चौथा भेद है क्रिया विशेषण का, रीति। अब रीति का मतलब क्या होता है, देखो, रीति का मतलब होता है ढंग या नियम। रीति का मतलब होता है ढंग या नियम। तो देखिए यहाँ पर जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कार्य के व्यापार की रीति यानी ढंग, उसके नियम, उसका पता हमको जब चलता है तो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं, उससे पहले हम शब्दों को देख लेते हैं, इसके कौन कौन से शब्द इसमें इस्तेमाल में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। देखिए, जहां पर ऐसे वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निस्संदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, जरूर, जी, अतएव, क्योंकि, नहीं, न, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे तेज, कैसे, ज्यों त्यों आदि आते हैं। ये जितने भी जो शब्द हैं हमारे यहाँ पर, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द हैं, क्योंकि ये क्रिया की रीति, क्रिया के ढंग, क्रिया के नियम या विधि भी बोल सकते हैं हम इसको, उनका हमें बोध कराते हैं। देखिए सेंटेंस देखते हैं, तो जरा सहज एवं धीरे चलिए, जरा सहज एवं धीरे चलिए। तो देखिए धीरे, ठीक है, हमारे सामने शेर अचानक आ गया, अचानक। कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया, फटाफट। मोहन शीघ्रता से चला गया, शीघ्रता से। और वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है, तो पैदल। तो इस प्रकार के जितने भी जो शब्द आते हैं वाक्य के अंदर, वो सभी शब्द हमारे रीतिवाचक के ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्रिया विशेषण अव्यय के चारों हो गए वो। ठीक है, अब क्रिया विशेषण के अलावा जो अव्यय का सेकंड प्रकार है वो हमारा है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, उसकी चर्चा हम करते हैं, संबंध बोधक अव्यय की। तो देखिए,
संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं और ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। दोबारा सुन लें एक बार। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा के बाद में जो जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी शब्द आते हैं दूसरे एक सेंटेंस के अंदर, यदि उनका संबंध संज्ञा से स्थापित हो रहा है और जो शब्द स्थापित कर रहा है, जो शब्द उन दोनों में संबंध बिठाता है, किस किस में बिठाता है भाई? वो एक तो संज्ञा में, ठीक है, और एक संज्ञा के अलावा जो दूसरे शब्द जितने भी हैं हमारे वाक्य के अंदर, जितने भी शब्द है ना, उन सभी का संज्ञा से जब कोई शब्द संबंध स्थापित करता है तो वो हमारा संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अब इसके भी कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमको सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं? तो देखिए, जहां पर बाद, यानी जहां पर बाद भर, के ऊपर, की और, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं। ये जितने भी जो शब्द हैं ये सभी संबंध बोधक अव्यय में आते हैं। ठीक है, कुछ शब्द इसमें ऐसे भी हैं जो स्थान का भी बोध करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कुछ शब्द इसमें ऐसे भी हैं जो स्थान का भी बोध करा रहे हैं, वो हमें वाक्य के अनुसार उनको अव्यय के रूप में ढालना होगा। हमें वाक्य के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार हमें संबंध बोधक अव्यय या स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में देखना होगा उनको कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। फर्स्ट है, मैं विद्यालय तक गया। ये जो तक यहाँ पर है, ये जो तक शब्द है, यही संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, स्कूल के समीप मैदान है, ये जो समीप है, अब देखो इस समीप स्थान का भी पता कर रहा है हमको। ठीक है, और साथ ही साथ ये संबंध बोधक का भी यहाँ पर काम कर रहा है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। ठीक है, धन के बिना, यहाँ पर जो बिना है, के बिना या बिना, ये हमारा संबंध बोधक अव्यय शब्द। उसके बाद सुशील के भरोसे काम बिगड़ गया। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया, तो के भरोसे। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, से पहले। ये जो भी शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी संज्ञा का, यानी संज्ञा शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। और यदि ऐसा कोई शब्द संबंध स्थापित करता है उनके मध्य, तो वो शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा थर्ड आता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। भाई समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों, यानी कि जब वाक्य में जो दो शब्द होते हैं, वाक्य में दो शब्द होते हैं, दो वाक्य हों या फिर वाक्यांश हों। वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंदर जब दूसरा वाक्य जुड़ जाता है, उसका कोई छोटा अंश जुड़ जाता है तो वो वाक्यांश होता है। तो जब दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, यानी जो शब्द इनको जोड़ रहा है आपस में, वही समुच्चय बोधक होता है। क्योंकि समुच्चय का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी कि ऐसा शब्द जो जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब वो किन किन को जोड़ेगा? या तो दो शब्दों को जोड़ रहा है, या फिर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। अब ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं? तो देखिए यहाँ पर है जहां पर, और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी और तथापि। ऐसे शब्द ये दो शब्दों को भी जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं और दो वाक्यांशों को भी जोड़ करके चलते हैं। और ऐसे शब्दों को हम नाम देते हैं समुच्चय बोधक अव्यय का। एग्जाम्पल देखते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। देखिए सूरज निकला और फिर पक्षी बोलने लगे, तो ये हमारे दो वाक्यांश जुड़ गए और आ गए बीच में। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। देखिए फिर और ने इनको जोड़ दिया। किरण और मधु पढ़ने चले गए, फिर और ने जोड़ा।
मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु शरीर में कमजोर है, ये परंतु ने इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ दिया। इस टाइप के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो समुच्चय बोधक अव्यय की भी दो भेद होते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है समान अधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। समान अधिकरण किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है, यानी कि समानता दर्शाई जाती है। हम एक सामान्य अर्थ इसका पता करते हैं, जहाँ पर समता या समानता की बात की जाए, समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। समान अधिकार वाले शब्द होते हैं वो, ठीक है। एग्जाम्पल में समान अधिकार को प्रदर्शन करते हैं, जैसे किंतु और या, अथवा, तथा, परंतु, वह, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं, इस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कविता और गीता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे साथ सभी साथी थे। तो यहाँ पर और है, और एवं, ये जितने भी तो शब्द हैं ये हमारे समान अधिकरण के हैं। व्यधिकरण क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है और एक को गौण, यानी एक को तो मुख्य यानी बड़ा और एक को गौण यानी छोटा। गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों से जोड़ने का काम करता है, जहां पर चूंकि, कौन कौन से शब्द आते हैं, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, मानो, क्योंकि, यहाँ तक, जिससे कि, ताकि, यदि, तो, यानी, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द होते हैं, जो दो सेंटेंसों में समानता स्थापित नहीं करते, यानी एक तो मुख्य वाक्य होता है और एक गौण वाक्य, उन दोनों को जोड़ने का ये कार्य करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मोहन बीमार है, मोहन बीमार है इसलिए वे आज नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर चाहते हो तो, ये हो तो, ठीक है। मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि, यहाँ पर ताकि आ गया, मैं शाम को जागरण में जा सकूं। तो इस प्रकार के शब्द हमको देखने को मिलते हैं। चौथा इसका जो हमारे अव्यय का प्रकार है वो है विषमादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, विस्मय यानी आश्चर्य, ग्लानि यानी एक तरीके से दुख का भाव मन में, लज्जा, घृणा, इसको सही कर लिया, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। और इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय जब भी आता है तो वहां पर इस प्रकार का चिन्ह लगा हमको मिलता है, ठीक है। इसके में देखिए एग्जाम्पल है इसके कुछ, जैसे वह क्या बात है, तो यहाँ पर देखिए वह के साथ विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह भी लग गया। हाय, इधर इसमें है हाय, इसमें अरे, इसमें छी छी, इसमें वाह वाह, इसमें अहो, आहा, अरे, हाय, अरे, हाय। तो इस प्रकार के जितने भी जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है यहाँ पर इनके आगे चिन्ह लगा होता है इस टाइप का, ठीक है, पूर्ण विराम और फुल स्टॉप का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप, भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के 7 भेद होते हैं, इनको देख लेते हैं। एक होता है हर्षबोधक, शोकबोधक, विस्मयादि बोधक, तिरस्कार, स्वीकृति, संबोधन और आशीर्वाद, ठीक है। इस ये हमारे 7 टाइप होते हैं यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय के। हर्षबोधक के एग्जाम्पल आपके सामने, आहा, धन्य, वाह वाह, शाबाश, वाह, ओ, ठीक है। शोकबोधक के भी हैं, जैसे आहा, हाय, 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 त्राही त्राही और बाप रे, इस टाइप के, ठीक है। उसके बाद देखो आप, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए विस्मयादि बोधक के भी दे रखे हैं, हे, ए, ओहो, हे, ए, ओहो, अरे वाह। तिरस्कार के छी, हट, धिक, धत, छी। स्वीकृति बोधक के हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ। संबोधन के अरे, री री, अरे, ओ जी, हेलो, इस टाइप के हमको शब्द हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट यहाँ पर निपात अव्यय है, निपात अव्यय सबसे अलग है। अव्यय के 4 जो मुख्य भेद होते हैं उनके अलावा है, तो इसको और देख लेते हैं। जो वाक्य में नवीनता और चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें हम निपात अव्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिए, नवीनता और चमत्कार उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर
उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं, उन्हें हम निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अवधारक। जैसे जहां पर भी हमें ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा और जी, ये जो शब्द मिलते हैं ये सभी निपात अव्यय के होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, इन सभी में आप देख सकते हैं, निपात अव्यय की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर है हमारा। इसमें हमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर बताया गया कि किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल आपके सामने, आपको ये स्वयं हल करने, इसमें से छांटने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।